Hello everyone, very good evening. Good evening, sir. Very good evening to all. आज की क्लास स्टार्ट करें. Yes, sir. Yes, sir. तो कल हम लोगों ने ये डेरिवेशन देख लिया था. आई होप सबको आ गया होगा. ठीक है, तो कल हमारा ये प्रूव होके आ गया था कि जो प्रेशर होता है हमारा गैस का वो वेलोसिटी से कैसे रिलेट होता है. तो 1/3 रो वी स्क्वायर आया था. और फिर हमने देखा था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के बीच में. ठीक है, ओके. अब जो है इससे आगे मूव करते हैं. तो हमारा जो रिलेशन निकल के आया P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर आया है, वेयर V इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके. अब जो है इसको हम अगर एनर्जी को हम टेम्परेचर से रिलेट करना चाहें तो कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो हमें पता है हमारी जो इक्वेशन है P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर आई है. और सिमिलरली हमें पता है एक और इक्वेशन हमारी P की होती है जो कि PV इक्वल टू nRT होती है. तो अगर हम दोनों इक्वेशन का यूज करें तो हम कहीं ना कहीं टेम्परेचर को एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं. तो लेट अस ट्राई टू रिलेट दिस काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर. ठीक है, तो P जो हमारा आया है, P हमारा जो आ रहा है अभी वो है 1/3. सर, इन दोनों के बीच में रिलेशन है. हाँ, ये जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन है. इसको आप यही बोल सकते हो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. Okay, sir. ओके. तो हमारा जो निकल के आया था P इक्वल टू 1/3 रो वी RMS का स्क्वायर, ये निकल के आया था. राइट. दूसरी तरफ हमें पता है कि PV हमारा जो होता है वो nRT होता है. तो यहाँ से हम लोग इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है क्या आना चाहिए. तो लेट अस ट्राई टू रिलेट दिस थिंग. 1/3 रो वी स्क्वायर है. रो हमारा जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है. ये वेलोसिटी है स्मॉल v, ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है. ठीक है, और v बार लिख सकते हो, RMS वेलोसिटी है. तो ठीक है, ये आपका आया. यहाँ से अगर मैं देखूँ वह v को यहाँ ले जाता हूँ तो मेरा इससे आ रहा है PV इक्वल टू 1/3 m v का स्क्वायर. PV इक्वल टू 1/3 m v का स्क्वायर. और इसको मैं अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर. अगर मैं अलग करूँ तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ऐसा कुछ बन जाएगा ये. ठीक है, दिस विल बिकम 2/3 ऑफ वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी, 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू PV. है ना. किसकी काइनेटिक एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है m मास ऑफ द गैस की. m मास ऑफ द गैस की काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, इतना क्लियर. इतना क्लियर हुआ. Yes, sir. ओके. तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये आया, 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आया. अब अगर आप देखें यहाँ पे PV को टू nRT था. n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n को मास बाय मोलर मास कर सकते हैं. वहां से कुछ सोच सकते हैं, या फिर अगर मैं सोचूं, एक मिनट.
ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। हाँ, हम लोग ये बोले थे कि पीवी इक्वल टू आएगा आपका। अच्छा, अब आपका जो काइनेटिक एनर्जी है 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आया है पीवी इक्वल टू, ठीक है। यानी 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो भी आपका होगा, मान लो ये 1 मोल मॉलिक्यूल लूं मैं, तो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल आएगा ये, ठीक है। और अगर मैं 5 ग्राम लूंगा तो 5 ग्राम आएगा, तो जो भी होगा आपका रिलेशन ये बनेगा कुल मिला के। अब यहाँ पे जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी आ रहा है। मान लो मैं 1 मोल की बात करूं, तो 1 मोल के लिए मेरा पीवी इक्वल टू आरटी होगा, पीवी इक्वल टू आरटी होगा फॉर 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल के लिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो 2/3 ऑफ द mv स्क्वायर होगा, जैसे मास m विल बी द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां से मेरा जो पीवी आएगा वो आएगा 1 मोल के लिए यही आएगा 2/3 के। बस फर्क क्या होगा यहाँ पे कि मास जो आएगा वो 1 मोल का आएगा बस, यानी मोलर मास आ जाएगा। तो पीवी इक्वल टू 2/3 के ही आएगा यहाँ पे फॉर 1 मोल। अब मैं इन दोनों को अगर इक्वेट करूं, मान लो ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो आई विल गेट दैट RT इक्वल टू 2/3 के ही, और वी कैन राइट दैट फॉर 1 मोल gas. This implies that kinetic energy equal to 3/2 RT. Kinetic energy is equal to 3/2 RT. यानी kinetic energy for 1 mole of molecule, 1 mole of the gas is equal to 3/2 RT. ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा बना for the kinetic energy of the kinetic energy of 1 mole गैस के लिए, वो आएगा 3/2 RT। सर ये 1 मोल गैस के लिए, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोल ही लिया ना, यहाँ पे मैं n को 1 ले लिया, तो इक्वेशन तब मेरी पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू आरटी तभी तो बनी जब मैंने n को 1 लिया, तभी मैंने उसको इक्वेट। सर 1 नहीं लेते तो फिर n भी आ जाता। 1 नहीं लेते तो यहाँ भी n आता, फिर ये जो मास है फिर वो आपका भी वहां पे भी जो मास वगैरह आता वो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ द मॉलिक्यूल आता। ओके सर, वो तो आता, मतलब आपने 1 मोल का निकाला है ना। हाँ, हमने 1 मोल का निकाला, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो ये 3/2 RT आया। अब मैं अगर एक मॉलिक्यूल की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के ऊपर। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा Na से, काइनेटिक एनर्जी को, तो एक मॉलिक्यूल का आ जाएगा। Na की ये थी मेरी एनर्जी 3/2 RT। तो मैं अगर एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहता हूं तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी को Na से डिवाइड करना चाहिए, यानी 3/2 RT ये करना चाहिए। अब जो R/N होता है, दिस इज K, वेयर K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K की नाम क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K क्या है एक्चुअली? इट इज द रेशो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड अवोगाड्रो नंबर। उसका जो रेशो है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू कम आएगी या छोटी आएगी बहुत? सर छोटी आएगी, क्योंकि आपका K जो है R/N है, तो वैल्यू काफी आपकी छोटी आएगी। तो उसको हम निकाल सकते हैं R को डिवाइड करके Na से। तो यहाँ पे KE/N कैसे आया? यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है ये 1 मोल ऑफ द गैस की है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na नंबर ऑफ एटम्स की एनर्जी है ये। ठीक है, Na नंबर ऑफ एटम की एनर्जी है। तो आपको एक की निकालनी है, एक एटम की एनर्जी कितनी होगी? तो Na की इतनी है, तो एक की Na से डिवाइड कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से, तो एक की आ जाएगी। ओके ओके, आपको क्लियर हो गया? यस सर। सर यस। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इक्वेशन वाली है ये भी 1 मोल के लिए थी, जो इधर से हमारी आई थी, पीवी इक्वल्स टू 2/3 KE। ये जो हमने निकाली नहीं, इस पे एक्चुअली ये मास पे डिपेंड करता है ना, मास कितना लिया है।
हमने अभी जो मास आप ले रहे हो, कितनी गैस का मास ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ये तो सर हमने यहाँ पे मोलर मास लिया है। अगर मोलर मास लोगे तो 1 मोल का हो जाएगा, अगर मोलर मास नहीं लोगे तो जितने मोल होंगे उतने मोल की एनर्जी आ जाएगी। तो सर हमने यहाँ पे मोलर मास लिया है ना। हाँ, हमने मोलर लिया है। हाँ इसका मतलब ये कि हमने मोलर लिया है फिर। यस सर, अगर हम यहाँ पे मोलर मास की जगह गिवन मास ले लेंगे तो फिर हमें मतलब जो इक्वेशन है उसके अंदर एन एक्स्ट्रा भी आ जाएगा ना। फिर ऐसे बन जाएगा ना, mv² बन जाएगा मान लो, अगर आप गिवन मास ले लोगे हाँ तो ये आ जाएगा pv = 1/3 mv², वेयर m इज द मास गिवन। यस सर। और यहाँ पे बन जाएगा ये pv = nRT से, मैं दूसरा कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा पूरा। pv = nRT से फिर आप लिखोगे pv = m/m RT, है ना, m/m RT आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका pv = 1/3 mv², ऐसे कुछ आ जाएगा। यही तो आएगा। हाँ यस सर। अच्छा, अब यहाँ से क्या आ रहा है आपका pv = ये आ रहा है, ये मास आपका कितना मास है, गिवन मास है ये। यस सर। अब अगर हम इक्वेट करें तो इससे क्या बनेगा हमारा, इससे हमारा बनेगा 1/3 सॉरी m/m RT = 1/3 mv², सॉरी mv²। अगर मैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखूं तो दोनों का pv तो बराबर है, तो इससे ये बन रहा है मेरा, इससे ये कट जाएगा मेरा। यस सर। तो इससे क्या आ जाएगा मेरा कि RT = आ गया, RT = आ गया 1/3 mv², यस सर। where mv is what actually, m is the molar mass, क्योंकि मोलर मास ही बचेगा ये। हाँ यस सर, मोलर मास। तो यानी जो ये एनर्जी आ रही है हमारी RT वाली, अब इसको अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखो तो हाफ mv² लिखना पड़ेगा, तो हाफ mv² लिख देता हूँ मैं से। तो 2 से डिवाइड किया है मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/3 आ गया। तो RT जो आ रहा है एक्चुअली वो आ रहा है 2/3 mv², तो 3/2 RT। ये क्या आ रहा है, हाफ कैपिटल M v², यानी ये मोलर मास की काइनेटिक एनर्जी है, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी है ये 3/2 RT। सर मतलब चाहे जितना मर्जी मास ले ले, एनर्जी एक ही मोल की आएगी। हाँ, मैंने वो आप इक्वेट कर रहे हो ना, आप एक्चुअली pv = वो लगाना चाह रहे हो ना। अगर आप नहीं लेना चाहते तो मास से मल्टीप्लाई कर लो, उससे मोलर मास की जगह पे मास ले लो तो हाफ mv² आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ फर्क पड़ जाएगा यहाँ भी इक्वेशन में। फिर सर अगर हमने गिवन मास ले लिया तो फिर सर वो तो कट जाएगा ना, जैसे ऊपर कट गया स्मॉल m से स्मॉल m दोनों तरफ कट गया। वो तो आप जबरदस्ती आप काट लो ना, जबरदस्ती आप मत काटो, आप मत काटो यहाँ पे। इक्वेशन को दोनों को जो इक्वेट कैसे करेंगे फिर? इक्वेट कैसे करेंगे फिर, इक्वेट कैसे करेंगे अगर आप नहीं काटना चाह रहे, आप ये बोल लो इक्वेट pv = 1/3 mv² आपका आया। ओके, आपका इक्वेट कैसे करूंगा मैं, आपको या तो डेंसिटी पता होगी, डेंसिटी पता है आपको, नहीं पता मान लो, ठीक है। अगर मैं मास बाय मोलर ये लिखता हूँ वॉल्यूम, नहीं पता। अच्छा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगी इक्वेशन। तो यहाँ से आपका बनेगा pv = 1/3 mv², यहाँ से बनेगा pv = m/3 mv², यहाँ से बना pv = RT, इसको इक्वेट कर लो। लेकिन यहाँ पे आपने फिर n आएगा आपका। यस सर, n लेना पड़ेगा। तो n आ जाएगा। तो बात सर वही हो जाएगी ना, फिर वो n हमारा गिवन मास बाय मोलर मास, फिर वो दोनों तक का गिवन मास कट जाएगा, फिर से वही जाएगी। हाँ, बोल सकते हो कि आपको कट जाएगा आपस में, ठीक है। चलो वो भी है कि अगर आपको निकालनी है तो फिर निकालने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। आपको 1 मोल का पता चल गया तो अपने नंबर ऑफ मोल निकाल लो, अपने m मास में कितने नंबर ऑफ मोल हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें हम मतलब गिवन मास लेंगे तो भी हमारा मोलर मास से आएगा लास्ट फॉर्मूला में। कुल मिला के हमारा मोलर मास का फॉर्मूला बन रहा है ना फाइनली, 1 मोलर मास की आ रही है एनर्जी, वो ये कहना चाह रहा है। ओहो, क्या मिनट लगी मैंने, सर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल ही था। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत थी, सिंपल हमारा आ रहा था। सर यस, सर अगर कोई गैस है सर, उसका अगर मोलर मास हमारा 16 है और सर उसको गिवन मास हमें दे रखा है 80,
ग्राम। तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो फाइनल आएगी, उसको हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर नहीं? करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर ये फॉर्मूला लगा के निकालोगे काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये 1 मोल की होती है और आपके पास 5 मोल है, करनी पड़ेगी। क्योंकि सर वो एक इक्वेशन में जब हमने इक्वेट करा तो वो फिर कट रहा था ना। हाँ बिल्कुल, आपका जो आपने फॉर्मूला निकाला 1 मोल के लिए निकाला ना एक्चुअली, तो 1 मोल के लिए 3/2 RT आ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सर पर वो तो जब हमने सेकंड बार इक्वेट करा था उसमें तो हमने गिवन मास तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम कितना लेते हैं, उसमें भी तो फिर वो कट रहा था। इसका मतलब कितना डिपेंड। कहाँ से निकालना चाह रहे हो आप? इस फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हो या फाइनल फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हो आप, जो आपने एनर्जी निकाली है? सर ये फाइनल फार्मूला भी तो इन्हीं फॉर्मूले से आया है। मैं भी कह रहा हूँ कि आपने फाइनल फॉर्मूला यूज किया है, फाइनली आप ये बोल रहे हो उससे आपने एनर्जी निकाली, फिर आप कह रहे हो कि 5 से मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ, ये क्वेश्चन है ना आपका? यस सर। तो मैं कह रहा हूँ फाइनल फॉर्मूला जो है वो 1 मोल के लिए है ना, ये हमने ड्राइव किया है फॉर्मूला। अगर मान लो आप बोलो कि सर मैं 1 मोल के लिए चाहिए, मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल मैं बोलूंगा आप n से मल्टीप्लाई करो फिर, या आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल। क्योंकि ये 1 मोल के लिए आया है, ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये खुद ही 1 मोल के लिए ड्राइव हुआ है। अच्छा सर को क्योंकि अभी जब हमने ऊपर देखा था तो उसमें तो फिर मोल 1 से ज्यादा थे ना, जब हमने सेकंड बार में डिराइव करा था उस टाइम भी सेम ही आ रहा था इसलिए। हाँ तो कट, लेकिन कट जा रहे थे ना आप, मैंने फाइनल जो आंसर आ रहा था उसमें mv कैपिटल M v स्क्वायर आ रहा था ना, यानी 1 मोलर मास के बराबर मास की काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, 1 मोलर मास की, यानी 1 मोल की एनर्जी आ रही थी ना वो। हाँ यस सर। तो यानी आपने जो पूरा कुछ ड्राइव किया है ये 1 मोल के लिए ड्राइव किया है। क्या सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे ना काइनेटिक एनर्जी हमारी 3/2 RT है या 3/2 KT है, तो ये ध्यान रखना है दोनों फॉर्मूले 3/2 KT एंड 3/2 RT। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी दो होती हैं, तो हाफ mv स्क्वायर और एक हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर वहां पे रोटेशन भी हो रहा है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो रोटेशन प्लस काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। ठीक है, अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो इन दोनों का सम होगा। तो अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो इसके लिए ड्राइव किया है। ठीक है, और सर निकालेगा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ इसका एक्चुअली ऐसे करते हैं, भी इसमें एक्चुअली टर्म्स होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम F, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी टोटल आती है वो अभी आप देखोगे पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 RT आती है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 RT आती है। तो इस केस में क्या नाम बोलते हैं, अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आती है F × 1/2 RT। ठीक है, तो आपके जो सिंगल मोनो एटॉमिक, अभी आप देखोगे मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, हमारे स्पीड होती है केवल Vx Vy Vz। अभी देखते चलो उसको धीरे धीरे देखते हैं, तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो F ये आ जाएगी एक्चुअली टोटल F × 1/2 RT। अभी देखेंगे कैसे कैसे आएगी। ठीक है सर मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स मतलब स्ट्रेट लाइन में भी चलते हैं और साथ ही साथ वो रोटेट भी करते रहते हैं। हाँ रोटेट भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो सिंगल मोनो एटॉमिक गैसेज हैं हीलियम नियॉन टाइप की, इनकी जो रोटेशन एनर्जी होती है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसके अबाउट ये रोटेट करते हैं। तो हम रोटेशन एनर्जी को यूजुअली नहीं लेते, केवल हम ट्रांसलेशन एनर्जी को लेते हैं, जो कि हाफ mv स्क्वायर होती है, Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर Vz स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें 3 वेलोसिटी होंगी, Vx Vy और Vz। तो आपका जो f का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो 3/2 RT आएगी मोनोटॉमिक के केस में। और वो तीनों किसके कारण होगी? ट्रांसलेशन के कारण। जब डायटोमिक गैस आएगी तो डायटोमिक गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल आपके ट्रांसलेट भी करते हैं XYZ में,
और साथ में रोटेट भी करते हैं। तो रोटेट इसके अबाउट कर सकता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है, आई मैंने वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक एक्सिस ये हो सकता है ना। उसके अलावा जो भी रोटेशन होंगी उनको आप इसमें ब्रेक कर सकते हो। तो 3 एक्सिस है यहाँ पे। अब अगर आप इनर्शिया की बात करें, इसके अबाउट कुछ इनर्शिया होगा मॉलिक्यूल का, क्योंकि कोई डिस्टेंस है यहाँ पे। इसके अबाउट भी इनर्शिया होगा, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट इन मॉलिक्यूल का इनर्शिया विल बी ऑलमोस्ट जीरो, है ना। ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये आपने मॉलिक्यूल को पॉइंट साइज माना है, क्योंकि इसके अबाउट आपका इनर्शिया क्या होगा, इनका जीरो होगा। तो हम केवल 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशन एनर्जी लेते हैं। तो इस केस में मेरी जो टोटल एनर्जी आती है वो यहाँ पे F की वैल्यू 5 हो जाती है। तो मेरी जो एनर्जी आती है वो 5/2 RT आती है इस केस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए 5/2 RT, और मोनो के लिए आती है 3/2 RT। और जो इसका 5/2 RT आया है उसमें से 3 एनर्जी तो हमारी इसके कारण है, और 2 एनर्जी हमारी इनके कारण है जो रोटेशन हो रहे हैं। टोटल एनर्जी 5/2 RT आती है। अब ये सर ये एफ होता क्या है वैसे? इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, मतलब जो आपकी एनर्जी है वो किस किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो एनर्जी है वो उसकी डिफरेंट वेलोसिटी में, मैंने डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का मैंने हाफ mvx², हाफ mvy², हाफ mvz², हाफ i ओमेगा x², हाफ i ओमेगा y², इनमें डिवाइडेड है। तो सबको हम अलग अलग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने वो चल सकता है, वो घूम सकता है, उसमें कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको हम बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अभी आप देखेंगे आगे, इस मॉलिक्यूल में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस मॉलिक्यूल के केस में सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी। सर कोई भी मॉलिक्यूल एक टाइम पे सर एक ही एक्सिस पर तो घूम सकता है। लेकिन एक गैस में कई सारे मॉलिक्यूल होंगे ना आपके, एक तो होगा नहीं। हाँ सर ये F/2 RT काइनेटिक एनर्जी जो है ये टोटल है या ये फिर सिर्फ टोटल, ट्रांजिशनल? नो, F/2 इज टोटल, 3/2 इज ट्रांसलेशनल। ये जो आपने निकाला है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना ये टोटल हाँ नहीं तो है। ये मोनो एटॉमिक डायटोमिक सबके लिए ये तो है ही ना। और ट्रांसलेशन तो इतनी आएगी सबकी, मोनो की भी, डाई की भी, ठीक सबकी। है। और फिर लेकिन मतलब रोटेशनल एनर्जी का अलग से तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो टोटल में से माइनस करके ही होगा। हाँ, रोटेशन वाली जो है वो टोटल में से ट्रांसलेशन माइनस कर लेते हैं तो उससे आ जाती है। ओके सर। तो ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल कौन सी है और ट्रांसलेशन कौन सी है, काइनेटिक कौन, रोटेशनल कौन सी है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। ओके, तो हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया कि हमारा अब यहाँ पे क्या देख रही थी, देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT आ रही थी एक मॉलिक्यूल के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या जो वेलोसिटी होगी एटम की, इट इज प्रोपोर्शनल टू √T। ये बोल सकता हूं मैं। यस सर। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और K तो आपका कांस्टेंट है, R/m तो कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है मान लो और हीलियम का मॉलिक्यूल है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी एट सेम टेम्परेचर। यस सर। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सर दोनों की सेम होगी। वेलोसिटी सर हीलियम की ज्यादा होगी। बट सर अगर हम इसमें देखें तो फिर वो तो, अच्छा हाँ वो मास पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा। है ना। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, लेकिन वेलोसिटी जो ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है, उसको ज्यादा वेलोसिटी चाहिए।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि सारे मॉलिक्यूल चाहे वो भारी हो या हल्का हो, सबकी काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी फॉर सेम टेम्परेचर पे, सेम एब्सोल्यूट वैल्यू पे टेम्परेचर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सर रियलिटी में भी ऐसी होता है? बिल्कुल। सर बट ये आइडियल गैस तो है नहीं। रियलिटी में मतलब कि अच्छा आइडियल गैस आप बोलो, रियल गैस हमारी अलग होती है आइडियल गैस से, ये? यस सर। हाँ, तो मैंने रियलिटी में ठीक है, उसमें कुछ एरर आएगा 5-7% का, लेकिन मैंने लगभग वही होता है, थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा, यही तो होगा। यस सर। लेकिन मोर और लेस दिस विल रिमेन दिस थिंग। दिस इज अवर लॉ की अलग काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि बॉडी में कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है केवल। तो अगर टेम्परेचर डबल करोगे किसी का तो काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो गेट डबल। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, टेम्परेचर इतना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगी, तो यू कैन फाइंड देयर। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे आरएमएस निकालूँ, वीआरएमएस की वैल्यू, तो यहाँ से वीआरएमएस की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर होती है, या अगर मैं केटी की फॉर्म में लिखूं यहाँ पे, तो इसको मैं हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकता था 3/2 केटी को। हाफ एम बी स्क्वायर, तो जो मेरी वेलोसिटी आएगी, आरएमएस वेलोसिटी जो आएगी, वी आरएमएस, वो आएगी 3 kT by small m, where m is the mass of one molecule, m is the mass of one molecule। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं r by n, की को मैं r by n लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं सिचुएशन को, r by n। अब m is the mass of one molecule और n is the Avogadro number, तो n into m क्या आ जाएगा? मोलर मास। भाई m is the mass of one molecule और n is the Avogadro number, तो Avogadro number का मास आ गया, ये उसे मोलर मास बोलते हैं, तो ये कैपिटल m आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनी VRMS इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला फॉर द RMS स्पीड। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ ये, है ना सर? यस। सर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सर हाफ एम बी स्क्वायर में जो v रखते हैं वो रूट में वेलोसिटी क्यों रखते हैं, आरएमएस क्यों रखते हैं? RMS क्यों रखते हैं? सर वी एवरेज भी तो रख सकते हैं। अच्छा चलो पहले, हाँ ठीक है, पहले सब लोग लिख लो ये, फिर बताता हूँ क्या रखते हैं। नोट कर लिया समझे? यस सर। यस सर। देखो, अगर मान लो मुझे एक गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है टोटल, इसके सारे मॉलिक्यूल अलग अलग भाग रहे होंगे ऐसे, कोई V1 से भाग रहा हो, कोई V2, कोई V3, V4, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं? ऐसे लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा। यस सर। m सबका सेम है, तो आई विल राइट m/2 v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ये लिखूंगा। ठीक है। अब मान लो मुझे एक फॉर्मूले में इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो, तो आप क्या लिखते हो? मैं कह रहा हूं कि आप ये लिखो हाफ m v RMS का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। इससे अगर मैं निकालूं, ये तो एक्चुअली ये आना चाहिए, है ना? अब देखते हैं क्या ये आ रहा है, तो इसको देखो क्या आता है। अगर मैं कह रहा हूं आपको, आप मास लिखो हाफ m इंटू, मैंने जो मास है टोटल मास, यस सर क्या आएगा? VRMS लिखो, तो टोटल मास जो होगा उससे देखो आएगा ये टोटल मास क्या होगा यहाँ पे? टोटल मास यहाँ पे एक मिनट ना, इसको ये ना तो कैपिटल M है ना ये स्मॉल m है, इसको मैं कुछ और लिख देता हूँ, m डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो मेरी गैस है उसका मास, इसका मास मान लो m डैश है। m डैश क्या होगा एक्चुअली? m डैश जो होगा वो m इंटू n होगा। एक मॉलिक्यूल का मास मैंने m माना है क्योंकि यहाँ पे
और n मॉलिक्यूल है मेरे पास मान लो, तो ये Vn स्क्वायर आएगा यहाँ तक। n मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो मेरा जो m डैश मास आएगा गैस का वो ये होगा। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि काइनेटिक एनर्जी हम ये लिखेंगे m डैश इंटू VRMS स्क्वायर। ये कितना आएगा वैल्यू? ये आएगा m इंटू n इंटू VRMS का स्क्वायर। अब VRMS कितना लिखते हैं हम लोग? VRMS हमारा होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर बाय n। ठीक होता है? ठीक है? सर यहाँ पे स्मॉल m मोलर मास है ना? नहीं, स्मॉल m यहाँ पे एक एटम का या मॉलिक्यूल का मास है, इसका मास। और सर m डैश? m डैश हमारी इस गैस का पूरा मास है। टोटल मिला करके। यस सर, ठीक है। मास ऑफ गैस, ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो आरएमएस से आ गया। अब मान लो मैं मीन लेता, आप बोलते सर नहीं मैं मीन लिखूंगा, तो मीन में क्या लिखते हैं आप? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m डैश इनटू v मीन का स्क्वायर। तो क्या था? हाफ m डैश v मीन क्या होता है? v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाय n का स्क्वायर। तो ये चीज ये नहीं आती, यस सर। हाँ, लेकिन ये चीज ये आ रही है। तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, मैंने आरएमएस की फॉर्म में लिखते हैं। यस ठीक है? सर। ओके। और जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें वो n into m मोलर मास कैसे हो गया था? पीछे हमने फॉर्मूले में n into m को मोलर मास कैसे कर दिया था? कहाँ पे था? यहाँ पे, लास्ट पेज में भी, इससे पहले। यस यहाँ पर। ये यस सर। मोलर मास की हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि एक मोल का जो गैस है उसका मास कितना है ना? यस सर। एक मोल में कितने एटम होते हैं? Na अवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल होते हैं। यस और सर। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है, स्मॉल m है, और मैं उसे अगर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। रिपीट करना एक बार। अगर एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है और मैं उसको 6.02 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। यस सर। उसे क्या बोलते हैं हम? सर वो 1 मोल का होता है। उसे मोलर मास बोलते हैं। वही तो मोलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का। यस सर। ओके अवोगाड्रो नंबर का निकाल दो बस, मास वही तो होता है। ओके सर। ओके, चलिए। तो हमारी जो VRMS है वो 3/2 RT/m आता है। केमिस्ट्री में पढ़ लिया आपने VRMS, V मोस्ट प्रोबेबल एंड V मीन। Yes, sir. अभी यहाँ भी आएगा फॉर्मूला तीनों का, 2RT/m एंड 8RT/m। तो अभी वो भी आएगा। तो हमने RMS को यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर अगले वाले पेज पे कर दीजिए। इसे देखना है? यस सर। अच्छा, और लोगों को डाउट था ये कि VRMS क्यों ले रहे हैं बार बार और बाकी वेलोसिटी क्यों नहीं ले रहे? यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है ना, उसका डेफिनेशन से हमें फायदा होता है, इसलिए लिखते हैं। उसको डिफाइन ही इसलिए किया गया है ताकि टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलो आगे चलें। यस सर। सर 2 मिनट। अच्छा, जो क्वेश्चन करोगे ना केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जहाँ भी करोगे, जैसे 3RT/m आया आपका फॉर्मूला, उसमें ध्यान है ना, जो मोलर मास पुट करोगे तो वहाँ पे मोलर मास SI यूनिट में पुट करना। जैसे हाइड्रोजन है, उसका मोलर मास कितना होता है SI यूनिट में? सर हाइड्रोजन गैस का 2 × 10⁻³ हाँ, क्योंकि केजी में पुट करोगे ना, तो Yes. मोलर मास ऐसा नहीं कि आपने 2 ग्राम पुट कर दिया। वहाँ पे बच्चे 2 ग्राम पुट कर देते हैं, ऑक्सीजन का वो कर देते हैं 32 वगैरह, तो फिर वो गलत हो जाता है आंसर सारा। 10⁻³ कर लेना होता है।
कर लिया, नोट कर लिया? यस सर। ओके। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा पहले। Calculate the kinetic energy of 1 mole at argon gas at 127 degrees Celsius. Given that Boltzmann constant K की वैल्यू है 1.38 10 to power minus 23 जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन, एंड अवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है। पहले केल्विन में पुट करना है। अब आप सोचो किसमें पुट करोगे? हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, आर टी लिखा था ना, कैपिटल टी लिखा था वहाँ पे, यस सर केल्विन में। तो केल्विन में पुट करना पड़ेगा। फोर पॉइंट नाइन इंटू 10⁻³ 4.9 into power 3, yes, correct। ये है आंसर। यस सर मेरा भी है। यस सर। आया सबका? सर वैसे इस क्वेश्चन में मतलब अगर ऐसे लिखा है काइनेटिक एनर्जी, तो फिर कौन सी वाली टोटल बतानी होगी या ट्रांसलेशन वाली? अब देखो ना, मतलब इसने जानबूझ के क्या किया, इसने आर्गन दिया हुआ है, हाँ, मतलब यहाँ पे तो रोटेशन वाली 0 ही है, तो फिर चाहे वो टोटल ले लो चाहे ट्रांसलेशन ले लो, यहाँ पे तो सेम ही आएगी। लेकिन अगर कोई और हो तो टोटल टोटल निकालेंगे। ओके सर। अब एक क्वेश्चन भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन का, उसमें यही हुआ था, दोनों ऑप्शन दे दिए थे उन्होंने, तो टोटल निकालनी है। निकाले सब लोगों ने? सर आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो कहीं पे गलती की होगी, चेक करो। आया सबका आंसर? यस सर। देवेश आया? गलती पता चली? यस सर मैं एन से मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ओके।
आ जाएगा आंसर अब? सर जैसे इस क्वेश्चन में के और एन ए की वैल्यू दे रखी है, अगर मतलब नहीं दी हो और हम अपने आप से आर पुट कर सकते हैं तब? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। सर थोड़ा सा मतलब फिर वैल्यूज में चेंज आएगा। कितना आएगा इसमें? अगर मैं निकालूँ 1 मोल ऑफ दिस है तो 3/2 RT करते आप, है ना? तो कितना होता? 8.31 मैंने इंटू। ऐसे ही निकाला था, 4988.4 आ जाएगा। हाँ तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा ना। तो फिर मेरी मल्टीप्लिकेशन गलत हुई होगी। हाँ, कहीं तो इतना फर्क नहीं है क्योंकि सेम तो है बात कि जो आता है नीचे आता है आर वैन। यस सर। कंपटीशन में होगा तो मैं डायरेक्टली 3/2 RT ही पुट करूँगा, मैं तो इतना लंबा थोड़ी जाऊँगा। यहाँ तो हाँ सर, सब्जेक्ट, मैंने भी पहले वही किया था ना। हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैंने के यूज़ किया है एन यूज़ किया है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। 2 perfect gases at temperature T1 and T2 are mixed. सर ये परफेक्ट गैस और आइडियल गैस एक ही है? Yes, same thing. There is no loss of energy. Find the temperature of the mixture if uh, if masses of the molecules of gases are, मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है और M1 and M2 and number of molecules and number of molecules in the gases are N1 and N2. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? सर कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कोई लॉस तो नहीं हो रहा ना बीच में? नहीं नहीं, मिक्स भी किया ना बस, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है।
सर N1T1 प्लस N2T2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। यस करेक्ट, N यही आ रहा है सर। ओके गुड। आया बाकी लोगों का? यस सर ओके। आगे ओके। क्या लगा है, कैसे निकला है? सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर काइनेटिक एनर्जी खाली दूसरे की सेम कर दी, और काइनेटिक है दोनों को इक्वेट कर दिया, उससे आ गया। ओके, एनर्जी हमारी सेम रही मिक्स करने में, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी किया होगा, वहां से आपने इक्वेट किया है ना? यस सर। अच्छा, बाकी लोगों ने निकाला? N1T1 plus N2T2 divided by N1 plus N2। ये आएगा आंसर। बाकी लोग निकाल पा रहे हैं? यस सर। एनर्जी इक्वेट किया आपने, क्या दिया था इसमें? T1 T2 आर मिक्स्ड और M1 N1 आर दिस लिक्विड्स। काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होती है पर मॉलिक्यूल होती है 3/2 kT। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं आपको N1 और N2। मास से तो मुझे मतलब ही नहीं है। मेरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी। एक्चुअली काइनेटिक जो होगी वो टोटल होगी। काइनेटिक एनर्जी मेरी जो होती है वो 3/2 kT होती है। तो k तो सेम ही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T जो है टेम्परेचर एक बार T1 है, ये एक मॉलिक्यूल की है, उसके n मॉलिक्यूल हैं, तो N1 काइनेटिक एनर्जी इसके पास, दूसरे के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। और फाइनली जब ये जुड़ जाएंगे, मैंने सब मिक्स हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल हमारे N1 प्लस N2 हो जाएंगे और उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 k/T होगी। एक मॉलिक्यूल के पास इतनी होगी, टोटल इतनी होगी। तो यहाँ से जब मैं इक्वेट करूँगा तो मेरा ये सब कट जाएगा एंड आई विल गेट N1T1 प्लस N2T2 इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू T। यहाँ से मेरा T आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पे हमने देखो अजम्पशन वाला यूज किया ना कि टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? दूसरी एक और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने वो नेगलेक्ट किया यहाँ पे, तो हमने टोटल एनर्जी को कंजर्व किया है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं ना काइनेटिक एनर्जी का, ये तो कुछ होता नहीं। प्रिंसिपल तो ये होता है कि एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे केवल एक ही एनर्जी होगी जो कि काइनेटिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आया। इसमें क्वेश्चन कंपटीशन में 3 गैस का भी आ चुका है। 3 गैस को अगर मिक्स करेंगे तो आई होप वो भी आप कर लोगे। N3T3 आ जाएगा ऊपर, नीचे प्लस N3 आ जाएगा। सर इसमें रोटेशनल एनर्जी का क्या होगा? इसमें रोटेशन एनर्जी, अगर देखो रोटेशन भी इसमें एनर्जी होती तो फिर क्या लिखता मैं? फिर मैं लिखता यहाँ पे F/2 kT प्लस F/2 kT ऐसा करके लिखता मैं। हाँ ठीक है, फिर एफ गिवन होता वो तो। नहीं, F कट ही आता ना अगर गिवन नहीं भी होता तो। तो ये वो F, तभी या तो जब F तीनों
हाँ, अगर सेम होती गैस ये हाँ तभी कटेगा ना। तब कटेगा, अगर नहीं होता तो फिर आपको मानना पड़ता है कि सेम है। ठीक ऐसा है, भी है, मतलब नहीं गिवन हो तो सेम मान सकते हैं। हाँ ऐसा भी होता है, अगर मैंने कोई और तरीका ना हो आंसर निकालने का, ऐसा ना हो कि और तरीका दे रखा है उसमें कुछ और इंडिकेट किया है, हाँ हाँ। तो तब तो मानना ही पड़ता है कि ऐसा कंपटीशन में फंस जाता है क्वेश्चन, तो वो मानना पड़ता है कि उसने ऐसा एज्यूम कर लिया होगा। तो ओके हमारा सर। ओके ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखना, जो कर रहे हैं क्वेश्चंस एजम्पशन क्या क्या मान के चल रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कर सर लेते नो हैं। लॉस ऑफ एनर्जी तो मानना ही पड़ेगा ना। नो लॉस ऑफ एनर्जी मानना पड़ेगा, लेकिन मान लो इस केस में ना एक्चुअली एक केस और बनता है, अगर ये प्रोसेस हमारी मान लो हो रही होती किसी और उस पे, मान लो कुछ अगर कोई और आपकी एनर्जी जारी होती है, जैसे मान लो पिस्टन आपका मूव कर सकता है, सपोज कुछ एनर्जी आपकी पिस्टन को मूव करने में यूज हो जाती है, मान लो वर्क डन में, ये जो आपने प्रोसेस की होगी ना एक्चुअली क्लोज कंटेनर में की होगी, या आपने ए गैस डाली बी गैस डाली, दोनों को मिलाया, अगर मान लो एक ऐसा कंटेनर होता है ये, जिसमें पिस्टन जो है ये पिस्टन मूव कर सकता है बाहर की साइड या अंदर की साइड, और आपने गैसेस को मिलाया, इस केस में क्या होगा, कुछ वर्क डन हो जाएगा पिस्टन को मूव करने में, तो कुछ एनर्जी वहां चली जाएगी, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी E1 प्लस E2 जो है फाइनल के बराबर नहीं आएगी, इसलिए उसने बोला कि देयर इज नो एनर्जी लॉस्ट। तो सर हमें तो गिवन ही होगा ना, एनर्जी लॉस नहीं है, नो हाँ लॉस ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, हमें गिवन है यहाँ पे, तो गिवन होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें जब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेंगे अभी और सेकंड लॉ वगैरह पढ़ लेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसा केस है तो क्या करना है उसमें। ओके सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर सर यस। सर अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि पिस्टन लगा तो हम ये अज्यूम कर लेंगे ना कि एनर्जी इक्वल नहीं है। हाँ, अगर पिस्टन लगा होगा, एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट लॉ एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उससे आपको ये बन के आता है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आता है, ये आता है आपका बन के, ठीक है। जो हीट गिवन है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब ये पढ़ोगे आप, है ना। अब यहाँ पे क्या हीट गिवन 0 है, आपने हीट तो दी नहीं, तो चलो 0 हो गई, तो इससे क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ सकता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 नहीं आ रही आपकी, है ना, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बराबर आ रही है। आपने जो क्वेश्चन किया है वहां पे आपका डेल्टा यू 0 है, क्यों 0 है डेल्टा यू, क्योंकि आपका जो फाइनल एनर्जीज हैं, जो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी माने यू फाइनल और यू इनिशियल, ये दोनों बराबर मानी है आपने, है ना। आपने ये मानी कि जो इनिशियल मेरी दोनों की एनर्जी थी वो फाइनल के बराबर है, तो ये चीज 0 है एक्चुअली आपके केस के लिए डेल्टा यू। तो डेल्टा यू 0 कब हो सकता है, जबकि ये चीज 0 हो आपकी डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन विल बी 0, वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस 0 होना चाहिए, है ना। अगर हीट गिवन नहीं करी आपने तो जब वर्क डन 0 होगा तभी डेल्टा यू 0 आएगा, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, आपने लगाया है, आपने इक्वेट किया ना दोनों को, तभी तो इक्वेट कर सकते हो, यस सर। है ना। तो जब आप वो लॉग पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि ऐसे केस में क्या करना है। वहां पे देखेंगे केमिस्ट्री में भी पढ़ा है सर ये वाला। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में होगा, यस सर पढ़ा था। वहां पे क्या लिखते हो फर्स्ट लो, ऐसे ये नहीं लिखते ना, वहां पे कुछ और लिखते हो, क्या लिखते हो, बताओ। डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऐसा होता है वहां पे, फिजिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। सर ये सही फाइनल अलग अलग क्यों होता है दोनों में? अलग अलग क्यों होता है, एक्चुअली ये होता है कि हम लोग जो वर्क डन लेते हैं, हम लेते हैं वर्क डन बाय द गैस को पॉजिटिव, और केमिस्ट्री वाले लेते हैं वर्क डन बाय द गैस को नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव लेते हैं आप लोग। तो ये चीज यहाँ पे नेगेटिव आती है तो उनका ये डेल्टा यू जो है इस तरफ चला जाता है, डेल्टा डब्ल्यू तो उधर जाके पहुंच जाता है, क्योंकि माइनस होता है वो, तो उनका फॉर्मूला ये बन जाता है। सर दोनों ने अलग अलग क्यों लिया मतलब?
अच्छा, अलग अलग इसलिए लिया होगा बाई चांस, ये रीजन हो सकता है इसका। जो देखो केमिस्ट्री वाले वरीड हैं, केमिस्ट्री वाले किस लिए वरीड हैं? सिस्टम के लिए वरीड है कि सिस्टम में रिएक्शन हो रही है, कोई आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर या कुछ बना लिया है, समथिंग कुछ भी आपने बनाया, उसमें रिएक्शन किया आपने कुछ, उस रिएक्शन को कितनी हीट मिल रही है, उस गैस पे कितना वर्क हो रहा है, उस सब के बारे में वरीड है ना। तो उनका जो मेन कंसर्न है वो सिस्टम है। तो सिस्टम को जो भी हीट मिलेगी उसको पॉजिटिव मानेंगे, सिस्टम को जो भी वर्क होगा उसको पॉजिटिव मानते हैं वो लोग, सिस्टम पे जो भी वर्क होगा। ठीक है, यस सर। अच्छा फिजिक्स वाले, ठीक है, फिजिक्स वाले क्या कंसर्न है? फिजिक्स वाले कंसर्न है काम कराने से, कि मेरा इंजन है वो कितना काम करेगा। तो मेरा इंजन कितना काम करेगा, तो मेरा वर्क डन बाय द इंजन पॉजिटिव लूंगा ना, मैं वर्क डन ऑन द गैस थोड़ी पॉजिटिव लूंगा। अगर मेरा इंजन काम करेगा, मेरे को काम करके कुछ देगा, मेरा पानी चलाएगा या गाड़ी चलाएगा, तब मेरा वर्क डन पॉजिटिव मानूंगा ना मैं। तो मैं कंसर्न हूं उसके वर्क डन से, तो मैं इसलिए उसको वर्क डन जो होता है बाय द गैस को पॉजिटिव मानता हूं, और वो लोग वर्क डन ऑन द गैस को पॉजिटिव मानते हैं। क्लियर हुआ? यस, यस सर, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। दोनों सही है, तो उनके रीजन अलग अलग, मैंने मेरे को लगता है ऐसा कि ऐसा हुआ होगा, मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ऐसा हुआ होगा मोस्ट होगी, इसलिए उल्टा माना गया। चलिए, तो ओके, हम लोग डिस्कस करें तो धीरे धीरे जब फर्स्ट को आएगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको सब चीज़। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और सोच रहा था मैं, ये वाला, इसकी तरह। वन kg of diatomic gas, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 होता है। ठीक है, लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसे कुछ देर बाद पता चल जाएगा। 1 kg of diatomic gas, degree of freedom equal to 5, is at a pressure of 8 into 10 to power 4 Newton per meter square. The density of gas is 4 kg per meter cube. So what is the energy due to its thermal motion? हाँ Yes. सर, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट है ना सर, थोड़ा अच्छे समझ में नहीं आया सर। अभी करेंगे, ऐसे को भी मैंने शुरू किया है, अभी तो बाई को बता दिया बीच में, ढंग से करेंगे उसे। ओके सर।
5 into 10⁴ जूल। मे बी आंसर यस, ऑप्शन तो है, शायद सही भी है। So 5 into 10⁴. ओके, यस, करेक्ट, करेक्ट आंसर। आगे सबका मेरा 5/4 into 10⁴ आ रहा है। नहीं, 5 आएगा, देखो कुछ गड़बड़ी की हुई है। हाँ जी, आया सब लोगों का? यस सर। ओके, प्रेशर आपको पता है, डेंसिटी पता है, व्हाट इज द एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन पूछा है। कैसे निकाला है? कैसे निकाला? सर काइनेटिक एनर्जी को 5/2 पीवी रख के, ओके, और वॉल्यूम निकल गया डेंसिटी और मास की वजह से। अच्छा, बाकी लोगों ने कैसे किया? सर सेम ऐसे क्या है? ऐसे किया, ओके। काइनेटिक एनर्जी हमारी F/2 RT कर सकते हो? यस सर, मैंने वैसे किया। ओके, F/2 RT कर सकते हो, तो वहाँ से हमारा निकल जाएगा। बाकी रिलेशन की डेंसिटी आपको पता है, प्रेशर पता है, तो इक्वेट कर लोगे, टेम्परेचर वगैरह तो निकल जाएगा, पीवी को एनर्जी लगा के, है ना, तो वहाँ से निकल सकता है हमारा। ठीक है, यस सर। अगर आप वी हमारे इसके फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे ना, √3 RT/m, तो वी हम निकालेंगे P = 1/3 ρv² से, फिर उतना लंबा मत जाना,
उतना लंबा मत जाओ, उतना लंबा अगर आप जाओगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें 1/3 रो वी स्क्वायर। हाँ सर, उससे वेलोसिटी निकाल के फिर VRMS की वैल्यू √3 RT/ma पुट करके T की वैल्यू, फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5/2 RT में पुट करके आ गया। चलो ठीक है, कर सकते, थोड़ा लंबा है ये तो। आप पीवी को शॉर्टकट पीवी में पीवी को टू एनआरटी यूज कर सकते थे यहाँ पे सीधा। तो आरटी की वैल्यू जो होती है पीवी बाय एन आती। आरटी की वैल्यू क्या आती? पीवी बाय एन। पीवी बाय एन, एन माने नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को मैं लिख सकता था मास बाय मोलर मास, तो मैं लिखता है मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो अब मास बाय वॉल्यूम मेरा डेंसिटी हो जाता। ये चीज मेरी डेंसिटी है, वो मेरे को दी हुई है, और मास मुझे दिया हुआ है, सॉरी मोलर मास नहीं दिया हुआ, मुझे मास दिया हुआ है। तो डेंसिटी दी हुई है, मास दी हुई है, प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर पता था मुझे, तो यहाँ से कुछ सोच सकता हूँ, है ना। मुझे और क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दी हुई है, तो मैं उससे कुछ सोच सकता हूँ। डेंसिटी मेरा मास बाय मोलर मास होता है, तो वहाँ से मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा इजीली। तो T की वैल्यू तो पता नहीं सर है। मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास में ही कर सकते हैं ना। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे? हम लोग ये कर सकते हैं कि हमें मोलर मास नहीं पता ना, तो ये था हमारा, है ना। और हमें आर टी की वैल्यू चाहिए थी, हमने करा पीवी बाय एन। पीवी बाय एन, एन को लिखा मास बाय मोलर मास इक्वल टू आर टी। अच्छा, अब हमें जो एनर्जी चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए एनर्जी, अगर हम 5/2 आर टी निकालते हैं, दिस इज द एनर्जी फॉर 1 मोल। आप ये कर सकते हो कि 5/2 जो आर टी आती है वो एनर्जी फॉर 1 मोल है। तो अगर मैं n मोल की एनर्जी निकालूंगा तो मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअली, तो मेरी टोटल एनर्जी आएगी ये। तो यहाँ भी मेरे को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड भी। जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये चीज़ तो कटी जाएगी, तो डायरेक्टली आपका ये जो वैल्यू आएगी वहीं से आप निकाल सकते हैं वैल्यू। सर समझ में नहीं आया सर, ये n मोल से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा? देखो, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने लिखा 5/2 RT, ये किसकी एनर्जी है काइनेटिक? सर मॉलिक्यूल, वो मोल की, 1 मोल की। 1 मोल की। हमें क्या निकालनी है? 1 किलोग्राम। हमें कुछ निकालनी है ना, किसी मास की निकालनी है 1 किलोग्राम की। यस सर। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो, मान लो उसमें n नंबर ऑफ मोल है, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। यस सर। जो रिक्वायर्ड है, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2 nRT। इसको मैं 5/2 PV लिख सकता हूँ। यस सर। बस, अब आपको क्या है, प्रेशर पता है, हाँ हाँ सर, हो जाएगा। डेंसिटी पता है, तो आ जाएगा आपको। और क्या पता है आपको? प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, मास पता है, आ ही जाएगा तो सब कुछ, है ना। यस सर, आ जाएगा। हाँ, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा था ना, कि मेरा ये फैक्टर, क्योंकि मेरे को परेशान क्या कर रहा था यहाँ पे, एन का फैक्टर परेशान कर रहा था, क्योंकि मेरा एन से फिर ये मोलर मास फंस रहा था मेरा, तो मैंने एन को फैक्टर को हटाने के लिए यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करके खत्म कर दिया उसको, तो सीधा मेरा पी भी आ गया फिर। ठीक है, हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, सर यस। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि डायटोमिक के लिए 5 क्यों लिया है? 5 क्यों लिया है? अभी इसमें ना वो पढ़ेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अभी आगे टॉपिक आने वाला है। तो आपकी जो एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी कोई भी गैस होती है, उसकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, किसी भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 RT होती है 1 मोल गैस की। तो अगर किसी गैस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एनर्जी इंटू 5 होगी। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1 मोल की एनर्जी कितनी होगी? अगर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी इतनी आती है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको ना काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो F/2 RT होती है इन जनरल। ठीक है,
तो ये डाई के लिए आएगी, मोनो गैस होगी तो ये आएगा। ट्राई के लिए देखेंगे, ट्राई के लिए अलग अलग केस होते हैं, तो ट्राई के केस में ये आ सकता है। सर ये ट्राइटोमिक के लिए 7 फिक्स है। ट्राइटोमिक के केस होता है, ट्राइटोमिक में 2 केस हो सकते हैं कि या तो गैस आपकी लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, मैंने ऐसा अगर केस हो या तो, या फिर ऐसा केस हो लीनियर या नॉन लीनियर। इस केस में 6 आती है, और यहाँ पे हमारी अगर लीनियर होगा तो उस केस में 7 आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये अलग अलग केस पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा केस है, नॉन लीनियर है या लीनियर है गैस हमारी। सर मतलब ये बॉन्ड एंगल पर कर रहा है डिपेंड। हाँ, मैंने एंगल तो नहीं, पर मैंने लीनियर, अगर पूरी लीनियर है तो फिर ठीक है, अगर लीनियर थोड़ी सी भी नॉन लीनियर हो गई तो आपका 6 हो जाएगा सीधा। जैसे कि सर CH4 सर वो टेट्राहेड्रल होता है सर, तो वो लीनियर में आएगा सर, नॉन लीनियर में आएगा उसके लिए हाँ, टेट्राहेड्रल है तो CH4 में तो 5 में हो गया ना, फिर 5 के लिए कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता क्या होता है। CH4 सर, ओ सॉरी, तो 5 हो गया उसमें, तो 5 में हमें नहीं पता ना कि 5 में क्या फॉर्मूला होता है। मैंने ट्राई की बात की अभी तक, ट्राई तक हमें डाई और ट्राई, मतलब 3 मॉलिक्यूल वाले। 3 मॉलिक्यूल वाले। ओके सर। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना कि ये, अच्छा इतना लिख लो पहले, इतना समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस सर। मैं सर ये हम्म, सर ये F/2 RT टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना? यस, दिस इज टोटल। ओके सर। अगर ट्रांसलेशन आप लिखोगे तो 3/2 RT ही आएगी सबके लिए, चाहे वो मोनो हो, डाई हो या ट्राई हो। ठीक है, क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी गैस मोनो हो, डाई हो या ट्राई हो, जो आपकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 3/2 RT ही आएगी। सर 3/2 RT आएगी सर, अगर मोनो ट्राई ट्राई और सर अगर टेट्रा हो तो? टेट्रा का हमारे पास नहीं है, हमारे उससे बाहर है बियॉन्ड। इनफैक्ट आपको ट्राई भी नहीं पूछेगा पेपर में, मोनो और डाई पूछता है यूजुअली। ट्राई होगा तो खुद ही बोल देता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी ले लो। अच्छा। लेकिन आप फिर भी याद कर लो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ किताबों में दिए हुए हैं, तो ये याद कर लो ट्राई के केस में 6 और 7। 1 मिनट सर, नोट डाउन करना है। सर जैसे कि ये नॉन लीनियर गैस सर, जरूरी नहीं कि तो वो H2O ही हो सर, कोई सी भी होगी उसमें हमेशा 6 ही आएगा। हाँ, कोई भी हो। और सर ये 6 हमारा कौन सी वाली क्या काइनेटिक एनर्जी है? रोटेशनल तो टोटल? ये वाली टोटल है और सर जो 6 है ये सब। F/2 RT, हाँ F/2 RT अगर लिखोगे तो टोटल है वो। ओके सर। हो गया सर। सर 2 मिनट। सर जो ये पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है इनके लिए F7 है, मतलब मेरे को ऐसे याद है शायद से 5 पढ़ा था मैंने कहीं। इनके लिए 7 होता है, इसमें 3+2+2 ऐसे करके कुछ बनता है। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट तो कहीं वो लिखा नहीं हुआ क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। 7 बनता है ये, और इस केस में 6 बनता है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ओके सर। यस सर, मैंने सिर्फ नॉन लीनियर के लिए 6 पढ़ा था।
नॉन लीनियर के लिए 6 पड़ा था, ओके। और लीनियर के लिए लीनियर के लिए दिया नहीं था सर, उसमें सिर्फ नॉन लीनियर। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना हमारी, कितनी होती है एक्चुअली? जब डायटोमिक गैस आप लोगे या ट्राइटोमिक गैस लोगे, अच्छा ये लिखिए, हमने नोट लिखिए, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज 3/2 यस सर। सर आपने 7 सर ये एफ को लिया है ना? ये एफ है, हाँ। ओके सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो डायटोमिक गैस होती हैं या ट्राइटोमिक गैस होती हैं, वो ट्रांसलेशन और रोटेशन करने के अलावा वाइब्रेशन भी कर सकती हैं हाई उस पे, है ना। जब हाई आपका टेम्परेचर होता है तो उनके मॉलिक्यूल आपस में वाइब्रेट भी करते हैं, एक स्प्रिंग की तरह मान लो, स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह, तो वो आपस में वाइब्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशन करने के कारण उसमें जो है एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इससे ज्यादा हो सकती है। मैंने ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने लिखी है अभी, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वो सब मिला के हैं। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो यू कैन हैव एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो, तो वैल्यू 6 से ज्यादा या 7 से ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में वो आपको बोल देगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी यूज करो। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आप, उसका मतलब ये है कि वो वाइब्रेशन को नेगलेक्ट कर रहा है, वाइब्रेशन उसने नेगलेक्ट कर दिया, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी ही आएगी, यानी कि डाई के लिए 5 आएगी और ट्राई के लिए 7 या 6 सर में ऐड हो सकती है ना सर, ये मोनो डाई ट्राई किसी में भी एडिशनल वाइब्रेशन जो ऐड होती है वो डाई या ट्राई के केस में होती है। मोनो के केस में एक्चुअली कोई वाइब्रेशन, भाई वाइब्रेशन आप कब बोलते हो कि किसी, मान लो सिंगल मास है, ये मान लो गैस का मॉलिक्यूल है, जा रहा है अभी, तो इसकी तो वेलोसिटी होगी ना। वाइब्रेशन तब बोलोगा जब दो मॉलिक्यूल होंगे किसी सेंटर मास के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो इस केस में वाइब्रेशन बोलते हैं। सिंगल जो ऐसा केस होता है उस केस में उसकी वेलोसिटी, उसको बोलते हैं कि वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है वो। इस केस में हम वाइब्रेशन जो डिफाइन करते हैं वो डाया या ट्राई के केस में बोलते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है, मोनो के केस में वाइब्रेशन नहीं बोलते। ये इसका मतलब सर डाई में भी सर 7 हो सकती है। हाँ, डाई में 7 हो सकती है, तो हो सकती है, बढ़ ओके सकती सर। है, 6 हो सकती है, मैंने डिपेंड करता है, फिर ये बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो हमारे उससे बियॉन्ड है, उसमें नहीं जा रहे। हम लोग बस इतना जानते हैं कि हमें तो ध्यान रखना है, एक तो ये 3 और एक 5, तो 99% क्वेश्चन आपके ये होंगे 3 या 5 वाले, 99.9%। 0.1% क्वेश्चन में ये हो सकता है 6 या 7, बस, बाकी और कुछ नहीं होता। बाकी होगा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बॉयल्स लॉ वगैरह के क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, है ना? यस यस सर। ओके यस सर। ओके, या फिर गैस का हमने वॉल्यूम बढ़ाया, वो सब किया, वो सब कर चुके होगे आप, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, यस सर। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे थोड़ा बहुत, यहाँ पे अभी उतना नहीं जाएगा। ओके, क्वेश्चन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम molecule at 30 degree Celsius is dash electron volt.
सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का क्या होता है? इसका ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो तुम सीधा वो वाला लगा दे फॉर्मूला जो केमिस्ट्री में पढ़ा था। हाँ कौन सा वाला? -3.6 इनटू कुछ z² था शायद। कौन सा फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा था? सर केमिस्ट्री में पढ़ा था पर n की वैल्यू नहीं है। हाँ तो वो तो नहीं कर पाओगे, आपको ये लगाना। सर आंसर क्या है? 2.3 या फिर 2.4 इंटू 10 की पावर 22। नो, इतना ज्यादा तो नहीं आएगा। 3/2 kT होता है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। सर मैंने 1 मोल की निकाल दी। मॉलिक्यूल बोला ना, मॉलिक्यूल की निकालनी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सर के की वैल्यू नहीं थी? सर 3.9 इंटू 10 की पावर 2। 3.9 10 टू पावर 2 नहीं, 3.9 इंटू 10 की पावर -2। -2 यानी कि 0.0। दिस इज आंसर। ये सर -2 आएगा कैलकुलेशन के लिए। सही है। सर 0। हाँ सर यही आ रहा है। ये है आंसर। सर 0.038 आ रहा है सर मेरा। हाँ कोई बात सर उतना नहीं, चल जाएगा। ओके चल जाएगा। सर इसमें भी सर वो के की वैल्यू सर आर्गन वाले के की वैल्यू भी सर सेम ही थी सर। के तो सेम ही होता है ना, के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, तो जैसे यूनिवर्सल गॉस ये कांस्टेंट होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसे ये भी कांस्टेंट है। जैसे ये हाँ। कांस्टेंट r/n है ना, ये तो भाई ये आपका कांस्टेंट है r। अब अगर नंबर कांस्टेंट है तो चेंज थोड़ी होगी वैल्यू के की। ऐसा मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ भाई सेम होगी। r/n से निकाल सकते हो आप, अगर के की वैल्यू दी नहीं हुई तो आप निकाल सकते हो r/n से। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि जो हमारा इक्वेशन है एनर्जी वाला कैसे कैसे यूज करना है। तो हमने जो डेरिवेशन किया है T का, जब डेरिवेशन किया 1/3 rho v स्क्वायर, उससे हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बाकी सब लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन वगैरह वगैरह ड्राइव कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और आपकी वेलोसिटी जो होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उन सबका फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।